डिफाइन कल्पेबल होमिसाइड। तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कल्पेबल होमिसाइड। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, ठीक है, likely to cause death with the knowledge that he is likely by such act to cause death, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि उसने कल्पेबल होमिसाइड कारित किया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में फर्क क्या है, ठीक है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, एक बंदा है जिसको किसी को मारना है, ठीक है, वो चाकू लिया, उसके घर पे गया और उसको मार दिया, ये क्या है? मर्डर है, ठीक है। मैं कहीं जा रहा था, मुझे किसी से झगड़ा हुआ, ठीक है, और मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि उसको कोई बॉडी का प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे जोर से थप्पड़ मारने से ही वो वहां पे गिर के मर गया, ये क्या है? ये कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है, ये मर्डर नहीं है। क्यों? देखिए, जब भी मर्डर होता है तो मर्डर में इंटेंशन जो होता है सामने वाले का वो क्लियर होता है, ठीक है, कि मुझे इसको मारना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ इंटेंशन जो है मर्डर में वो हाई होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ इंटेंशन मर्डर में हाई होता है, जबकि कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन लेस होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो मर्डर होता है, मर्डर में जब हम कोई एक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें ज्यादा चांस है कि सामने वाले को मारना है, ठीक है, और मार देते हैं हम। क्योंकि मर्डर जब करते हैं तो हमारा पहले से इंटेंशन क्लियर होता है ना कि मुझे उसको मारना है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा इंटेंशन क्लियर होगा तो मैं उसके पास चमाट से मारने थोड़ी जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा कोई लाठी ले लूंगा, चाकू ले लूंगा, बंदूक ले लूंगा, तब मारूंगा, ठीक है। तो मर्डर में जो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ होता है वो हाई होता है, ठीक है। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, ये मर्डर जब होगा तो मर्डर में डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ हाई होता है, जबकि कल्पेबल होमिसाइड में डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बहुत लेस होता है, ठीक है। मैंने अभी एग्जांपल बताया, मैंने किसी को मारा, ये थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारने से लगता है क्या कोई मर सकता है? नहीं, किसी को नहीं। तो उसमें मतलब प्रोबेबिलिटी है क्या डेथ होने का? नहीं है, लेकिन फिर भी वो मर गया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या था? बहुत लेस था, तो ये क्या हो गया? कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। जब आप मर्डर का डेफिनेशन पढ़ोगे ध्यान से, ठीक है, तो आप पाओगे कि वहां पे लिखा है उसमें नॉलेज दैट एक्ट डन इज सफिशिएंटली डेंजरस टू कॉज डेथ। क्या लिखा है? नॉलेज दैट एक्ट डन इज सफिशिएंटली डेंजरस टू कॉज डेथ। मर्डर में जो हम एक्ट कर रहे हैं हमें पता है उसका कि मेरे इस एक्ट से सामने वाले का जो है मौत हो सकता है, ये सफिशिएंट है, ठीक है। मैं जो किसी के ऊपर प्रहार कर रहा हूं ये सफिशिएंट है उसकी जान लेने के लिए। लेकिन जब आप कल्पेबल होमिसाइड का डेफिनेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है नॉलेज दैट एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। लाइकली मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मर्डर में क्या लिखा है? सफिशिएंटली, कि मतलब मर्डर में आपका जो नॉलेज है, जो आपका इंटेंशन है, वो उस आपका जो एक्ट है वो कंफर्म है कि सामने वाले की जान ले सकता है, इतना आपने डेंजरस वार किया है, वो सफिशिएंट था। लेकिन जब कल्पेबल होमिसाइड होगा तो वहां पे लाइकली टू कॉज डेथ है, ठीक है, यहाँ पे सफिशिएंट वर्ड यूज नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका नॉलेज या एक्ट जो रहता है वहां पे भी आपका जो है इंटेंशन या प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ का जो डिग्री है, चांस है, वो बहुत शून्य हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस है मर्डर में और कल्पेबल होमिसाइड में। मर्डर जो होता है वो होता है प्रीमीडिएशन विद क्लियर इंटेंशन, ठीक है। कोई भी जो मर्डर होता है तो वो प्रीमीडिएशन होना चाहिए और उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, तब वो मर्डर होगा। जबकि कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है? कमिटेड इन हीट एंड पैशन, ठीक है। अगर जैसे मान के चलो मेरा किसी से झगड़ा हुआ, ठीक है, और मैंने तुरंत, मेरे पास कुछ था, मेरे पास मान के चलो लाठी था, मैंने उसको लाठी से ही मार दिया,
ठीक है, उसके बॉडी पे कहीं मारा जोर से, वो वहीं पे गिर गया और मर गया। ठीक है, तो लाठी एक लाठी से आप किसी को मारो, ठीक है, वो भी आप कब मार रहे हो? हीट एंड पैशन में। ठीक है, आप कोई प्रीमीडिएशन नहीं किए हो यहाँ पर कि मैं पहले से सोच विचार के आया हूं कि उसको मारना है। आपने आपसे के साथ गाली गलौज किया, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ का गाली दे दिया उसने, आपने हीट एंड पैशन में, आपके हाथ में था लाठी, आपने मार दिया। ठीक है, तो ये मार दिया और जैसे ही आपने मारा वो गिरा और मर गया, तो ये मर्डर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये हीट एंड पैशन में हुआ था। ठीक है, और दूसरी बात, आपका जो लाठी था उससे आपने मारा, तो आपको ये नहीं पता था कि वो मर जाएगा। आपको पता था कि लाठी है तो चोट लगेगा, उससे ज्यादा क्या होगा। तो आपका यहाँ पे इंटेंशन क्या था? लाइकली टू कॉज डेथ। सफिशियंट डेंजर नहीं था कि लाठी से मारेगा तो मर ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, अब देखिए, मर्डर में भी किसी की जान जाती है, पहली बात। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड में भी किसी का जान जाता है। ठीक है, मर्डर में भी आपका इंटेंशन है कि कोई मरेगा। ठीक है, और कल्पेबल होमिसाइड में भी इंटेंशन है कि वो कोई मरेगा। ठीक है, इंटेंशन कम या ज्यादा, मरता तो बंदा है ही। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका दोनों में मिल रहा है, मर्डर में भी मिल रहा है, कल्पेबल होमिसाइड में मिल रहा है। ठीक है, तीसरा क्या नहीं मिल रहा है? तो तीसरा, मर्डर में सफिशिएंट डेंजरस डेथ होने का, और आपका कल्पेबल होमिसाइड में लाइकली है। ठीक है, तो कभी कभी ये सवाल पूछता है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो मैंने आपको बताया, कल्पेबल, जैसे मान के चलिए कल्पेबल होमिसाइड है कोई, ठीक है, उसमें इंटेंशन था उसको लाठी से मारना, उसने मारा भी। ठीक है, उसका ये नहीं था इरादा कि वो मरे, लेकिन वो मर गया। ठीक है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो गया। मर्डर का क्या होता है? पूरा क्लियर इंटेंशन है, मैं मारने जाऊंगा और मैंने मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेथ होता है। तो यहाँ पे जो इंटेंशन है आपका मर्डर में, वो फुल क्लियर है। ठीक है, आपने प्रीमीडिएशन भी कर लिया और आपको पता है कि आपके वार से जो है सामने वाला मरेगा। तो कल्पेबल होमिसाइड, जब ये ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, तो इसका मतलब यह है कि जब आप कोई भी मर्डर करते हो, ठीक है, तो उसमें किसी इंसान का मौत होता है। ठीक है, ये फिक्स है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है कि किसी मानव का वध। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं, होमिसाइड को बोलते हैं मानव वध। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड में भी मर रहा है, मर्डर में भी मर रहा है। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड में अगर आपने थोड़ा सा इंटेंशन ज्यादा कर दिया तो वो मर्डर हो जाएगा, बराबर। लेकिन आप जब मर्डर कारित कर देते हो तो उसमें इंटेंशन कम करके उसको कल्पेबल होमिसाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, बराबर। लेकिन आप जब कल्पेबल होमिसाइड कर रहे हो तो तभी आप मान के चलो जोर से लग गया, तो वो मर्डर हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बहुत थीन लाइन है समझने के लिए कि ऑल मर्डर जो, आपका एग्जाम्पल मियाँ बीवी का ही रहता है खाली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, नहीं, ये देखो, ये सवाल बनता है कभी कभी कि ऑल मर्डर जो है ना वो कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन ऑल कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि कल्पेबल होमिसाइड में फर्क क्या है दोनों में? सिर्फ इंटेंशन का लेस और हाई है। ठीक है, तो अगर आपने आपने मान के चलो कल्पेबल होमिसाइड करने गया, ठीक है, लेकिन आपका इंटेंशन वहां पे जाग गया, नहीं आज मार ही देते हैं। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तो हो सकता है तभी, ठीक है, लेकिन आप पूरा प्री मीडिएशन करके गए, ठीक है, और वहां पे आपको मन कर रहा है नहीं मारे और फिर मार देते हो, तो क्या वो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो मर्डर ही होगा। तो आप जो है मर्डर, कोई भी अपराध करोगे, किसी का भी जान लोगे, तो मर्डर होगा ही होगा। वो प्रूव आपको करना है कि वो कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। समझ रहे हो? कल्पेबल होमिसाइड के लिए आपको फिलहाल कोर्ट मर्डर ही मान के चलेगा, पुलिस मर्डर ही मान के चलेगा। ठीक है, क्योंकि किसी की जान गई है, किसी का जान जाना मतलब मर्डर। ठीक है,
आपको प्रूव करना है कि उसमें मेरा इंटेंशन जो था ना वो लेस था, मेरा जो डेथ करने का जो एक्ट था वो बहुत लेस था, तब वो नीचे सीधे गिर के आ जाएगा कहाँ पे, कल्पेबल होमिसाइड पे। तो इसका मतलब है कि आप जब कोई मौत, किसी की मौत कारित करते हो तो वो मर्डर ही माना जाता है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड आप बाद में उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करते हो कि सर इसमें जो डिग्री ऑफ इंटेंशन था वो लो था। कैसे आप बताओगे? देखो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी का सडन लड़ाई हुआ, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं जा रहा था, किसी ने मुझे गाली दे दी और मुझे गाली पसंद नहीं, तो मैंने उसको चमाट मार दिया, फिर उसने भी मारा और मतलब हाथापाई इतना बढ़ गया, मुझे इतना गुस्सा आ गया, तभी फिर से वो गाली देने लगा, ठीक है। तो मेरे हाथ में लाठी था, मैंने उससे मार दिया, ठीक है। या एक बूढ़ा जा रहा था, उससे लाठी लेके मैंने उसके बॉडी पे मार दिया, ठीक है, वो वहीं पे मर गया। अब प्राइमा फेसी ये लगेगा कि इसने मर्डर किया है, ठीक है। जब कोर्ट में जाया जाएगा तो कोर्ट में मैं प्रूव करूंगा कोर्ट को कि सर ये मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है। क्यों? तो देखिए यहाँ पे जो हुआ है वो हीट एंड पैशन में हुआ है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मेरा इंटेंशन अगर मारने का रहता उसको तो मैं चाकू वाकू बंदूक बंदूक ला के उसको डाल देता एक ही बार में, मैं लाठी से उसको क्यों मारता, बराबर। और लाठी से भी मारता तो मैं घर से लाठी लेके आता, प्लान बनाता, तब मारता उसको। एक अंकल जा रहे थे, मैंने उससे छीन के उसको मारा, तो इसका मतलब है ना कि मैं हिट एंड पैशन में मारा हूं उसको। अगर मुझे मारना ही रहता उसको तो मैं लाठी उसके सर पे मारता एक ही बार में साहब, मैं उसके पेट पे या पीठ पे क्यों मारता, ठीक है। तो आपको ये सब कोर्ट में दिखाना होता है, तब कोर्ट जो है मानता है कि हाँ ठीक है ये कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड का जो पनिशमेंट है वो 7 साल के अंदर है, ठीक है, लेकिन मर्डर का लाइफ टाइम, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो फर्क है ना। तो इसीलिए कोर्ट ऑफ लॉ में हर मर्डर के केस में जो वकील होता है, डिफेंस लॉयर, वो कोशिश करता है कि उसको कैसे भी करके कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट करे, ठीक है। समझ में आया सभी को? अगर पूछा जाए कि मर्डर और कल्पेबल, ये ऑल मर्डर जो है वो किधर गया रहा, ऑल मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन ऑल कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। इसको एक्सप्लेन करें तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। कोई भी मौत होता है तो वो मर्डर ही माना जाता है, ठीक है। बाद में आप उसको दिखाते हो कि उसमें इंटेंशन कम था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ कम था, सडन हीट एंड प्रोवोकेशन में हो गया, ठीक है। तो ये सब है। अगर ये सब हटा दो तो हर मौत तो डेथ ही है। तो मतलब डेथ का जो, मर्डर का जो रेंज है वो वाइड है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड का बहुत छोटा है। अगर वो उसमें से भी इंटेंशन वगैरह हटा दो तो फिर वो भी मर्डर ही है, ऐसा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है यहाँ समझ में आया हो। दूसरा है आपका सवाल, किधर गया, क्या है, व्हाट आर दी ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आईपीसी में और बीएनएस में फर्क क्या है? आईपीसी जो है हमारा 1860 का कानून था, ठीक है। उसका नाम क्या था? भारतीय दंड संहिता। मतलब उनका इरादा क्या था कि हम दंड दें, ठीक है, दंड संहिता नाम था। उद्देश्य क्या था? दंड देना। हमने जो कानून बनाया उसका नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है? न्याय देना, न्याय संहिता। पहले था दंड संहिता, हमारा है न्याय संहिता। फर्क देखो दोनों में। पहले का जो आपका बीएन, ये आईपीसी था, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हमने जो बनाया है, हमारे जो सरकार है, जो गवर्नमेंट में है, उन्होंने बनाया। पहले जो सेक्शन थे हमारे आईपीसी में, उसमें 511 था सेक्शन, ठीक है। इसमें कुछ अननेसेसरी धाराएं भी थी जिसकी जरूरत आज के जमाने में नहीं थी, ठीक है। हमारे वाले में जो बीएनएस बना है उसमें 358 सेक्शन है। जो जरूरी धाराएं हैं बस उसी को रखा गया है। जो कुछ आईपीसी में नहीं था धाराएं, आज के जमाने के हिसाब से हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया, ऐड किया। हमने क्या क्या ऐड किया जो पहले वाले में नहीं था? ये भी जहन में आएगा ना सवाल कि पहले वाले में ऐसा क्या नहीं था जो हमने नए वाले में ऐड किया। तो देखिए, पहले वाले में मॉब लिंचिंग नहीं था, ठीक है। जब आईपीसी आप पढ़ोगे तो आईपीसी में मॉब लिंचिंग नहीं था कहीं। मॉब लिंचिंग का मतलब क्या कि 10-12 लोगों का ग्रुप किसी एक व्यक्ति के ऊपर हमला करके उसको मार देते हैं। जैसे पालघर में एक साधु का हत्या हो गया था हाल ही में, ये क्या बोलते हैं, गौ हत्या के नाम पर किसी को भी पकड़ के 5-6 ग्रुप
5-6 लोगों का ग्रुप उसको मारने पीटने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब डेफिनेशन ऑफ मॉब लिंचिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग में पहले जो था, कोई भी बंदा अगर ऐसा करता था, मतलब ऐसा नहीं कि अभी ही ऐसा हो रहा है, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले क्या करते थे हम लोग कि जो प्राइम अक्यूज्ड है, ठीक है, हम उसको जो है सजा देते थे। बाकियों का कोई सबूत ही नहीं मिलता था तो हम उसको छोड़ देते थे। अभी वाले में बोल दिया गया है कि कोई भी इंसान, किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है और वहां पे अगर 10 लोग भी उस मारने में इन्वॉल्व है, तो उस 10 लोगों के खिलाफ जो है ना मर्डर का चार्ज लगेगा। ये है आपका मॉब लिंचिंग। ठीक है, दूसरा है हमारा जो बीएनएस में ऐड किया गया, वो है स्नैचिंग। पहले आईपीसी में स्नैचिंग का कोई प्रोविजन नहीं था, हम लोग चोरी में ही उसको कवर कर लेते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले स्नैचिंग नहीं होता था, लेकिन पहले कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था हमारे पास। ठीक है, लेकिन हम अभी वाले में हमने स्नैचिंग को एक पर्टिकुलर सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो स्नैचिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का फोर्सफुली कोई सामान खींच के निकल जाना। जैसे आपने देखा होगा, बाइक पर महिला जा रही है और सोने का चैन पकड़ा है, पहनी है, तो कोई पकड़ के पीछे से खींच के निकल जाता है। ये सब एग्जाम्पल है स्नैचिंग का। तीसरा हमने डाला, पहले वाले में नहीं था, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। पहले वाले में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि आप किसी लड़की को ये झांसा दो कि मैं तुमसे शादी करूंगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, बाद में मुकर जाओ, बोलो शादी ही नहीं करना है। तो अगर आप किसी भी डिसीटफुल मीन्स से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो किसी महिला के साथ और बाद में पता चलता है कि आपका जो इरादा था वो गलत था, तो आपके ऊपर जो है सजा का प्रावधान किया गया है। इसको जो है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो, अभी हाल ही में सुना होगा आपने कि कुछ ऐसे लड़के हैं जो अपना धर्म बदल कर दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाते हैं और फिर शादी करते हैं, बाद में बोलते हैं कि वो अपना धर्म बदल। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं डिसीटफुल मीन्स के लिए करते हैं। दूसरा आपका एग्जांपल दूं तो कोई चपरासी है किसी कंपनी में, ठीक है, और खुद का इंस्पेक्टर वाला फोटो लगा के और मस्त किसी लड़की को फंसाया और बोलता है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, बाद में जब फिजिकल हो गया तो लड़की को पता चला ये तो प्यून है। ठीक है, तो अब वो लड़की ये इस सेक्शन में केस कर सकती है, क्योंकि उस लड़के ने उस लड़की के साथ डिसीटफुल मीन्स से सेक्सुअल इंटरकोर्स करा। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या ऐड किया, तो हमने इसमें ऐड किया कम्युनिटी सर्विस। हमारे आईपीसी में कम्युनिटी सर्विस नाम का कोई भी पनिशमेंट नहीं था। अभी बात करते हैं, आपके एक सवाल में है किधर गया आपका, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है, 4th नंबर सवाल, मैं उस पर भी आऊंगा। तो देखो 4th नंबर है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। तो हमारे आईपीसी के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 5 ही पनिशमेंट थे। ठीक है, कौन कौन सा, डेथ पेनल्टी। ठीक है, डेथ पेनल्टी कब दिया जाता है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होता है, इसको बोलते हैं अग्रागेटिव अग्रगेटिव और एक होता है मिटिगेटिव। ये दोनों फैक्टर अगर किसी केस में मिल जाता है तो ये माना जाएगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन किस केस से आया था, तो ये आया था बच्चन सिंह के केस से। ठीक है, बच्चन सिंह के केस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम हर अपराध के लिए डेथ पेनल्टी देने लगे तो अंग्रेज के काल में और मुगल के काल में जो सजाए मौत दिया जाता था और हम आज दे रहे हैं, तो उस समय में और हमारे में क्या फर्क है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करके ये बताया कि हर अपराध के लिए जो है ना ये डेथ पेनल्टी नहीं होगा। अब कुछ ऐसे केसेस होंगे जो अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आ गया तब हम डेथ पेनल्टी देंगे। ठीक है, जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन में कैसे आएगा, मान के चलो कोई अपराधी है, ठीक है, और वो हैबिचुअल है, मतलब उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसने कोई मर्डर किया तो उसके बॉडी के पीसेस एक एक करके ना मतलब कुत्तों को खिला दिया। ठीक है, देखो कितना हीनियस क्राइम है, मतलब बॉडी का पार्ट किया फिर कुत्तों को खिलाया, कितना हीनियस है। ऊपर से उसका जो क्राइम रिकॉर्ड है वो हैबिचुअल है। तो ये केस कहां पे आ जाएगा फिर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन में। ठीक है, क्योंकि अग्रावेटिव फैक्टर और मिटिगेटिव फैक्टर बोलता है कि अगर कोई भी बंदा पहले से हैबिचुअल हो
ठीक है। और कोई ऐसा अपराध करता है जिसको समाज में मतलब बहुत हीनियस माना जाए, ठीक है, और उसके रिफॉर्म होने का कोई भी गुंजाइश नहीं हो, ठीक है, और उसके अपराध करने के पीछे का जो मंशा है वो बहुत सीवियर है, तो फिर वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आएगा और उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो सबसे पहले हमारा था डेथ पेनल्टी। दूसरा हमारा है पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपका रेप में है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपका मर्डर में है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपका डाउरी डेथ में है। लाइफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब हर सीवियर ऑफेंस जहां आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते वो सब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ही होता है, ठीक है। तीसरा है आपका इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट में जो है ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, दूसरा होता है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। सिंपल का मतलब है कि भाई तुम भले आदमी हो, तुम पहली बार जेल आए हो, तो तुमसे हम काम वाम नहीं कराएंगे, हम तुमको खाना खिलाएंगे और आराम करवाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। दूसरा होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस का मतलब है कि तुम हैबिचुअल हो, तुम तो ऐसे सुधरोगे नहीं, तो तुमको जो है अंदर में काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तुम उससे पत्थर तुड़वाते हैं, खाना बनवाते हैं, पोछा लगवाते हैं, झाड़ू करवाते हैं, मतलब उसको काम करना ही करना है। तो रिगरस का मतलब होता है सश्रम कारावास, ठीक है, और सिंपल का मतलब होता है साधारण कारावास। तो इम्प्रिजनमेंट जो होता है, कारावास जो होता है, वो दो तरीके का होता है, एक सिंपल और एक रिगरस। चौथे टाइप का पनिशमेंट है आपका फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब इसका हिंदी में बोलते हैं, हमारे यूपी बिहार में बोलते हैं कुर्की जब्ती। मतलब जो भी आपका प्रॉपर्टी है ना, कोर्ट उसको अटैच कर लेगा, सील कर देगा, ठीक है। ऐसा कब किया जाता है? तो ऐसा तब किया जाता है जब कोई ऑफेंडर तड़ीपार हो गया हो, भाग गया हो, फरार हो गया हो, कोर्ट के वारंट के बाद भी वो नहीं आ रहा हो, तो ठीक है, उस परिस्थिति में कोर्ट उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है, ठीक है। पांचवा है फाइन। फाइन का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी कंपनसेशन, ठीक है। अगर आपने कोई अपराध किया है तो अपराध का बहुत छोटे मोटे अपराध में सिर्फ फाइन होता है, हर अपराध में इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन जरूरी है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो फाइन का मतलब है मॉनिटरी कॉम्पनसेशन। छठा है आपका जो अभी वाले में ऐड किया गया, कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कानून है वो न्याय देने के लिए बनाया गया है, तो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उनका ये मानना था कि हम हर अपराध के लिए अगर जेल और फाइन ही लगाए तो इंसान सुधरेगा कब, ठीक है। अगर किसी ने पहली बार अपराध किया है, उसका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसने पहले बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमने कम्युनिटी सर्विस करके एक पनिशमेंट लाया, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी ऑफेंडर है अगर उसने पहली बार गलती की है, छोटा मोटा गलती किया है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है उसको न फाइन लगाता है न उनको उनको जेल भेजता है। उनको बोलता है कि भाई तुमको 15 दिन जो है ट्रैफिक हवलदार बन के काम करना है, तुमको 15,000 पेड़ लगाना है, तुमको 100 गरीबों को खिलाना है, ठीक है। तो ऐसे कोई सामाजिक सेवा के तौर पर उनको कोई जो है पनिशमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा छठवा सिक्स्थ पनिशमेंट जो कि हमारे बीएनएस में ऐड किया गया था, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था फाइन का, तो आपको एक और बात बता दूं, ठीक है, कि जब हम फाइन की बात करते हैं तो अगर कोई बंदा गरीब है, ठीक है, और वो फाइन नहीं भर सकता है, ठीक है, तो फाइन नहीं भरने के कारण उसको जेल कितना जाना पड़ेगा। होता है ना कभी कभी, जब आपको कोर्ट जो है फाइन भरने को बोला और आपने फाइन ही नहीं भरा, तो फाइन नहीं भरा तो उसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। उसको बोला जाता है इम्प्रिजनमेंट इन लीव ऑफ फाइन, ठीक है। मतलब आपने पैसा नहीं भरा, आपके पास पैसा नहीं था तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो उसका क्या है भाई, बीएनएस में कुछ प्रावधान होगा ना। तो जब आप किसी भी अपराध के लिए आपको फाइन लगाया है, कोर्ट ने सिर्फ फाइन लगाया है, ठीक है, तो अगर आपके ऊपर 5,000 का फाइन लगा है तो आपको 2 महीना तक का जेल हो सकता है, ठीक है, अगर आपने फाइन 5,000 तक का फाइन नहीं भरा तो ये 2 महीना का जो जेल है वो जज को दिया है कि भाई आप 2 महीने तक का दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि जज 2 महीने का दे,
जज 10 दिन का भी दे सकता है, जज 5 दिन का भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लेस टर्म नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि मैक्सिमम 2 महीने आप दे सकते हैं। दूसरा है कि अगर कोर्ट ने 10,000 तक का जुर्माना लगाया और बंदा अगर नहीं भर पाता है तो कोर्ट उसके ऊपर 4 महीने तक का जेल टर्म लगा सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है 4 महीना दे, जज जो है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, क्योंकि अमाउंट के हिसाब से उनको लगता है कि नहीं इतना ज्यादा देना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर 10,000 से ऊपर का फाइन लगाया है कोर्ट ने तो कोर्ट को जो है उसको 1 साल तक का जेल भेजने का अधिकार हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ फाइन के केस में है। अगर फाइन नहीं, अगर अभी भी कोई ग्रुप में लिख रहा है, नहीं नहीं, वो जो आपने भेजा है ना सीजे, वो जो आपने भेजा है ना वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या आपने शारीरिक दंड, ये सब नहीं है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो बीएनएस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो बीएनएस में 6 ही पनिशमेंट है, ये जो आप 8-9 लिखे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसी के अंदर सम्मिलित है लेकिन वो अलग नहीं है, उसको अलग काउंट मत करना। बीएनएस के हिसाब से सिर्फ 6 ही पनिशमेंट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसमें मैं फाइन का बता रहा हूं अभी कि जब कोई भी बंदा किसी के ऊपर कोर्ट ने फाइन इम्पोज किया, सिर्फ फाइन, तो अगर वो नहीं भर पाता है तो उस कंडीशन में मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, कि 5,000 तक का फाइन तो 2 महीने तक का जेल, 10,000 तक का फाइन तो 4 महीने का जेल, अगर 10,000 से ऊपर का फाइन है तो 1 साल तक का जेल हो सकता है। जरूरी नहीं है 1 साल दे, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन कोर्ट दे सकता है, ठीक है। अब मान के चलो किसी अपराध में इम्प्रिजनमेंट भी था, ठीक है, कोर्ट ने उसको जेल भी भेजा है और ऊपर से फाइन भी लगाया है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जब कोर्ट ने उसको जेल टर्म भी दिया हो और फाइन भी भरने बोला हो और तब अगर वो फाइन नहीं भर पाता है तो उस इम्प्रिजनमेंट का, जिस अपराध के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, उस अपराध का जितना मैक्सिमम पनिशमेंट होगा उसका 1/4, ठीक है, उसके फाइन के बदले उसको जेल में रहना पड़ेगा। अब समझो, मैं बताता हूं इसका एग्जांपल। मान के चलो मैंने चोरी किया, ठीक है, मैंने चोरी किया, चोरी का पनिशमेंट एग्जांपल फॉर 3 साल है, ठीक है, 3 साल है मैक्सिमम, और कोर्ट ने मुझे 10,000 का जुर्माना लगाया, एग्जांपल फॉर, ठीक है। 3 साल का सजा है, लेकिन आपको पता है जब कोर्ट में जाते हैं हम लोग तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट होता है कोर्ट वो नहीं देता, कोर्ट अपने हिसाब से कम देने की कोशिश करता है, क्योंकि कोर्ट को पता है कि भाई आर्टिकल 21 में इसका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, तो उसका कर्टेल ना हो। तो कोर्ट जो है मान के चलो मुझे 6 महीने का जेल दिया, कितने का, 6 महीने का, कि भाई तुमने जो चोरी किया उसके लिए तुमको 6 महीने का जेल मिला और 10,000 का तुम जुर्माना भरोगे। अब मान के चलो 6 महीने का जेल हुआ, 10,000 जुर्माना, लेकिन चोरी के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट कितना था, 3 साल, ठीक है। तो 3 साल का 1/4 कितना हो गया, तो 3 साल का मतलब 36 महीना, 12 या 36, ठीक है, तो उसका 1/4 करेंगे तो 9 मंथ, ठीक है। तो अब जो मुझे फाइन न भरने के लिए जेल होगा वो 6 महीना प्लस 9 मंथ, तो मुझे अब 10,000 के बदले 15 महीना जेल में बिताना होगा। यहां तक क्लियर है सबको? देखो, फाइन रहेगा सिर्फ, अगर कोर्ट सिर्फ फाइन लगाएगा, ठीक है, जो कि सवाल भी कई बार पूछा है, व्हाट इज इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन, तो यहाँ पे सिर्फ फाइन के बदले बोल रहा है, ठीक है। तो फाइन के बदले मैंने बताया कि अगर कोई सिर्फ फाइन ही जिसको लगाया है कोर्ट ने, अगर वो सिर्फ फाइन नहीं भर पाता है तो 5,000 तक में 2 महीने का जेल, 10,000 तक में 4 महीने का जेल, ठीक है, 10,000 तक में 1 साल तक का जेल हो सकता है। अगर किसी अपराध में कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट भी दिया है और फाइन भी दिया है, तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन अगर साथ में लगाया है और वो बंदा फाइन नहीं भर सकता, तो उस इम्प्रिजनमेंट के लिए, उस अपराध के लिए जिसके लिए इसको सजा मिला है, उस अपराध का जितना मैक्सिमम पनिशमेंट होगा उसका 1/4 इसके करंट इम्प्रिजनमेंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मैंने चोरी किया था तो मुझे चोरी के लिए कोर्ट ने 6 महीने का जेल सुनाया, ठीक है, और ऊपर से बोला कि तू 10,000 रुपए जुर्माना भी भरेगा। अब मैं 10,000 नहीं भर पा रहा हूं, मैं गरीब आदमी, नहीं भरूंगा,
ठीक है। तो मुझे 6 महीने के जेल तो मिल गए हैं। अब चोरी के लिए मैक्सिमम जेल है 3 साल का, ठीक है। तो 3 साल का हम अगर महीने में डिवाइड करें तो 3 साल का 36 महीना होता है, ठीक है। 12 महीने का साल होता है ना, तो 12 तिया 36। अगर हम इसको 1/4 करें तो 36 का होता है 9, एक मतलब 1/4 9 मंथ होगा, ठीक है, क्योंकि 9 चौक 36 होता है, तो 9 मंथ हो गया। तो मुझे 6 महीना पहले मिला था, 9 महीना अभी मिलेगा वो फाइन के बदले, तो मुझे अब टोटल 15 महीना जेल में बिताना पड़ेगा। समझ गया अभी? समझे आप लोग? नहीं समझे तो हाँ, नहीं समझे तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको वापिस से भेज दूंगा, फिर से समझ लेना, ठीक है। क्योंकि नहीं, वो तो आपको मिलेगा ना, रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, सजा जो है ना, देखो कोई भी अपराध के लिए मैक्सिमम जो सजा होता है कोर्ट हमेशा वो नहीं देता, हमेशा कोर्ट हमेशा कोशिश करता है कि कम से कम सजा दे ताकि उसकी लिबर्टी हनन ना हो। अब कोई बंदा जेल में है तो वो क्या उसका लिबर्टी रहता है क्या जेल में? मतलब कि कैसा जिंदगी होता है, किसी अक्यूज से ज्यादा जज को टेंशन रहता है कि बंदा कैसे जेल में रहेगा, समझे। तो यही मतलब हमारे क्रिमिनल जस्टिस का अवधारणा ये है कि जब कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करता है तो ये मान के चलता है कि उसने अपराध किया है। जब वो जज के पास आता है तो जज ये मान के चलता है कि उसने अपराध नहीं किया, ठीक है। अब कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इसने अपराध किया है, तब कोर्ट उसको सजा देगा। अगर जैसे पुलिस मान लेता है ना अपने दिमाग में कि इसने अपराध किया है, और जज भी ऐसे ही मान ले कि इसने अपराध किया है, तो उसी दिन उसको जजमेंट दे के फैसला सुना के खत्म कर देगा। तो इतना जो 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारे भारत में, 4 करोड़ तो सिर्फ लोअर कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। 60 लाख जो है हाई कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। और 40,000 के आसपास जो है हमारा, 40 या 42,000 के आसपास ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब समझो, ये 5 करोड़ की पेंडेंसी है, क्यों है? यही एक एक मैटर 5-5 साल 10-10 साल चलता है, तो ऐसे ही होगा ना, ठीक है। चलो, भावनाओं में नहीं बहना है। इनका अगला क्या था टॉपिक, एक सेकेंड है, सॉरी। तो हमने कल्पेबल होमिसाइड का समझ लिया, ठीक है। फिर हमने हाँ, दूसरा है हमारा व्हाट आर दी ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेज हैं वो देखिए, डायरेक्ट खोलना पड़ेगा यार, किधर गया? एक सेकेंड, हाँ, जस्ट प्लीज 1 मिनट। हाँ, सॉरी, हाँ, देखिए अभी दूसरा है आपका ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। किधर गया? हाँ, व्हाट आर दी ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहला थेफ्ट है, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सटॉर्शन, तीसरा है आपका रॉबरी, चौथा है आपका डेकॉइटी, पांचवा है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और पांचवा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ये 5-6 ये 4-6 अपराधों को जो है ना आपके प्रॉपर्टी ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी माना गया है, ठीक है। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। थेफ्ट क्या होता है? तो थेफ्ट का मतलब यह है कि किसी के भी पोजीशन से आपने कोई भी सामान उठाया किसी दूसरे के पोजीशन से, ठीक है, बिना उसके कंसेंट के, ठीक है, बेईमानी से, तो वो क्या होता है? वो होता है थेफ्ट। एग्जाम्पल फॉर, मेरे घर पे मैं पढ़ाता हूँ, मेरे घर पे कोई आया गार्डियन, ठीक है, कि मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है। वो एडमिशन करा के जाते समय मेरे टेबल पे मेरा घड़ी था, ठीक है। वो अभी राम मंदिर एडिशन आया था ना, 3 करोड़ वाला, वही घड़ी था, ठीक है। उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो महंगा घड़ी है, वो मेरे टेबल से वो घड़ी को अपने बैग में रख के निकल ली, ठीक है। ये क्या है? ये थेफ्ट है, ठीक है। क्योंकि वो जो घड़ी था वो पोजीशन में मेरे था, ठीक है, तो मेरा घड़ी हो गया, ठीक है।
उन्होंने बेईमानी से, डिसऑनेस्टली जो है उस प्रॉपर्टी को उठाया, ठीक है, बिना मेरे कंसेंट के, तो ये क्या हो गया, ये हो गया थेफ्ट, ठीक है। दूसरा है हमारा एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी किसी से आपने फोर्सफुली या बाय थ्रेट रिसीव किया है तो उसको बोला जाता है एक्सटॉर्शन, ठीक है। मैंने आप कहीं जा रहे थे, मैंने आपको रोका, आपके सर पे बंदूक गिराया, ठीक है, पैसा लेकर निकल गए, क्या है ये, एक्सटॉर्शन, ठीक है। ये तो मैंने बंदूक का बोल दिया, बंदूक से डेथ का जो है थ्रेट वो ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो आपका रॉबरी में आ जाता है, ठीक है, वो इसमें नहीं आएगा। हालांकि एक्सटॉर्शन का मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे मैंने आपको कॉल करा, ठीक है, कि भाई तू मेरे को इतना पैसा भेज, नहीं तो मैं तेरे बेटे को उठवा लूंगा, ठीक है, ये एक्सटॉर्शन है। मैंने किसी को थ्रेट देके, फोर्स करके मैंने कुछ प्रॉपर्टी अर्जित करने की कोशिश करी, तो ये है एक्सटॉर्शन, ठीक है। तीसरा है रॉबरी। रॉबरी का मतलब क्या होता है, रॉबरी का मतलब होता है कि आपने किसी से प्रॉपर्टी जो है लेने के लिए उसके ऊपर थ्रेट और फोर्स का यूज किया, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई घर है, ठीक है, मैं वहां पे गया मेरे दोस्त के साथ, उसके घर वालों के ऊपर मैंने मतलब थ्रेट डरा के कि अगर मेरे को चोरी नहीं करने दिया या मेरे को सामान नहीं लेने दिया तो मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा, ठीक है, या मैं तेरे बेटे को उठवा लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप थ्रेट या फोर्स यूज करते हो किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए तो उसको बोला जाता है रॉबरी, ठीक है। इसके बाद है डकैती। डकैती का मतलब है कि सेम रॉबरी ही होता है, ठीक है, इसमें भी किसी से हम प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको थ्रेट पहुंचा के लेते हैं, उसको डरा के लेते हैं, ठीक है। लेकिन डकैती में फर्क यह है कि इसमें 5 से ज्यादा लोग होगा, ठीक है ये भी रॉबरी ही, सेम टू सेम रॉबरी जैसा ही है कि आप किसी के घर पे जाओ, किसी को डराओ, ठीक है, उससे पैसा वैसा छीन के, उससे पैसा वैसा लेके निकल जाओ, ये है रॉबरी ही। लेकिन यहाँ पे 5 लोग से ज्यादा अगर होगा तो वो हो जाएगा डकैती, ठीक है। अब इसमें एक सवाल था, नहीं, इसके बाद अगला है, पहले हम समझ लेते हैं क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी बंदा आपके पास कोई प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, आप उसके प्रॉपर्टी का मिसयूज करते हो, ठीक है, अपना बता के या उसका किसी भी तरीके से उसको जो है मिसएप्रोप्रिएट करके, तो उसको बोला जाता है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देता हूं इसका, मैं गया था किसी, मेरा कार था, ठीक है, मैंने अपने कार को किसी रिपेयर वाले के पास दिया, उसने बोला सर मैं 3 दिन बाद आपका कार रिपेयर करके दे दूंगा, ठीक है। उसने मेरे कार को अपना कार बता के 3 दिन भाड़े पे चढ़ा दिया, ठीक है, किसी और को टूर एंड ट्रेवल्स वाले को दे दिया। मैं 3 दिन बाद आया तो मुझे पता चला कि ये 3 दिन कार तो मेरा भाड़े पे लगा के उसने कमा लिया। ये क्या है, ये क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपने किसी और के प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए मिसएप्रोप्रिएट किया है, ठीक है। लास्ट है आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट का मतलब है कि जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है, और तब वो आपके साथ अगर बेईमानी करता है या आपके साथ किसी भी तरीके का धोखा करता है तो वो होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एग्जाम्पल फॉर, मेरा फैक्ट्री था, ठीक है, मेरे फैक्ट्री में 4-5 जो है मशीनें लगी थी, ठीक है, और मैं जो है कपड़ा बनाता हूँ, शेरवानी सूट, ठीक है। जब मैं शेरवानी बनाया था तो मैंने कम से कम 500 शेरवानी बनाए थे, ठीक है। मुझे अचानक गांव जाना था तो मैंने अपना फैक्ट्री बेच दिया। मैंने जिससे बेचा उसको बोला कि भाई मेरा जो 500 शेरवानी है रॉ मटेरियल वो रहने देना, मैं तुमसे ये मशीन बेचा हूँ, तो मैं आऊंगा ना तो मैं ये रॉ मटेरियल अपना लेके चला जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी जल्दबाजी में जा रहा हूँ तो मैं ले नहीं जा पाऊंगा। तो उसने बोला हाँ ठीक है ना भाई, अरे यार क्या बात करते हो, इतना भरोसा तो रखो, मैं आपका प्रॉपर्टी है तो आपके पास रहेगा ना, मैं क्यों मतलब जो है इसको कुछ भी करूंगा, ठीक है। आप मेरे से सामान बेचे हो, मशीन बेचे हो, कपड़ा थोड़ी बेचे हो जो मैं ले लूंगा। बाद में पता चलता है कि मेरे आने से पहले वो सब कुछ बेच के निकल जाता है, ठीक है। मैंने उसके ऊपर भरोसा किया
कि वो मेरा कपड़ा जो है शेरवानी जो है ऐसे का ऐसे ही रखेगा, लेकिन उसने मेरे भरोसे को तोड़ के सब सामान लेके भाग गया, बेच दिया। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोला जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद अगला इसमें क्या पूछ रहा है, व्हेन डज अ रॉबरी बिकम अ डकैती। तो मैंने तो अभी बता दिया ना, रॉबरी में जब 5 आदमी से ज्यादा लोग होंगे तो डकैती हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन दी डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। देखिए हमारे बीएनएस में तो इसका क्लियरली कहीं पे मेंशन नहीं है। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, लेकिन ये माना जाता है कि ये 5 तरीके का थ्योरी जो है हमारे इंडियन जुडिशियरी में चलता है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में 5 तरीके का थ्योरी माना गया है। सबसे पहला है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। ठीक है, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी अभी नहीं चलता है, ये पहले जमाने में चलता था कि किसी ने किसी को मारा तो तुम भी उसको मार दो, मतलब एन आई फॉर एन आई, मतलब उसने आपको चमाट मारा है तो आप भी उसको चमाट मार दो, खत्म। ऐसा नहीं कि उसको अरेस्ट करो, जेल, नहीं, उसने किसी का मर्डर किया है उसका भी मर्डर कर दिया जाए, खत्म। तो मतलब जैसा विक्टिम को, ठीक है, नुकसान पहुंचाया गया है, आप अक्यूज्ड को भी, ऑफेंडर को भी सेम नुकसान पहुंचाओ ताकि लोग डरे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। इसको बोला जाता है शॉर्ट में टू पे बैक, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा। दूसरा है आपका डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी का मतलब है कि किसी को डिटर करना, एब्सटेन करना, रोकना। मैं आपको ऐसा सजा दे दूं कि आप जो है ना बाद में दूसरी बार ऐसा अपराध करने से डरो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको सीवियर पनिशमेंट दे दूंगा। आपने चोरी किया, 10 साल का सजा, आप दोबारा करोगे क्या चोरी? नहीं करोगे। आपने किसी को थप्पड़ मारा, 3 साल जेल। एक थप्पड़ के लिए 3 साल? आप कभी फ्यूचर में किसी को थप्पड़ मारोगे क्या? नहीं मारोगे। तो डिटरेंट थ्योरी का ये कहना है कि कोई भी अपराधी है ना, उसको ऐसा सीवियर पनिशमेंट दो कि वो तो अपराधी जो है दूसरी बार उसी अपराध को करने से 100 बार सोचे। ठीक है, वो करने से पहले रुके, डरे और फिर करे अगर करना होगा तो। ठीक है, तो डिटरेंट थ्योरी का मतलब है कि भाई कोई भी ऐसा मतलब अपराधी है तो उसको ऐसा सीवियर पनिशमेंट दीजिए ताकि वो भी डरे और फ्यूचर में जो लोग देखे वो भी डरे। ठीक है, तो रुके। अगर आप किसी को डरा दोगे तो वो आगे ऐसा नहीं करेगा ना, वो रुक जाएगा, एब्सटेन हो जाएगा, हमने उसको फिर डिटर कर दिया, ऐसा। तीसरा है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी का मानना है कि जो भी अपराधी है ना, आप उसको डिसेबल कर दो। ठीक है, कि मतलब उस अपराध के बाद वो ऐसा अपराध कभी कर ही ना पाए। एग्जाम्पल फॉर, किसी भी अपराधी को कुछ अपराध किया है, या तो उसको डेथ पेनल्टी दे दो या उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो। ठीक है, मर जाएगा तो वो दूसरा अपराध करेगा ही नहीं, और अगर आजीवन जेल में रहेगा तो भी वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसा अपराधी, ये प्रिवेंटिव थ्योरी का मानना है कि कोई भी अपराधी है आप उसको डिसेबल कर दो, प्रिवेंट कर दो कि वो कभी अपराध कर ही ना पाए। तो कभी अपराध नहीं करेगा तो कब नहीं करेगा? जब वो जेल में रहेगा हमेशा। अगर वो बाहर आएगा तो फिर करेगा ना, और उसको जेल में ही रखो, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो उसको। ठीक है, हेल्पलेस कर दो उसको। तो ये है प्रिवेंटिव थ्योरी का मानना। चौथा है आपका कंपनसेटरी थ्योरी। कंपनसेटरी थ्योरी का मानना है कि भाई देखो, अक्यूज्ड है, ऑफेंडर है, आपने उसको सजा दे दिया, हो गया, विक्टिम को क्या मिला? विक्टिम के साथ तो हो गया अपराध, उसको कुछ मिला क्या? तो कंपनसेटरी थ्योरी का मानना है कि देखो अक्यूज्ड को तो आप देते ही हो सजा, लेकिन विक्टिम को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो विक्टिम को कंपनसेशन देने का प्रावधान कंपनसेटरी थ्योरी का मेन एसेंशियल है। ठीक है, ये बोलती है, ये जो थ्योरी है इसका मानना है कि विक्टिम को अक्यूज तो देगा ही देगा कंपनसेशन। ठीक है, साथ ही साथ सरकार को भी देना चाहिए ताकि ऐसे विक्टिम को सहानुभूति मिले। ठीक है, कि सरकार हमारे साथ है। तो कंपनसेटरी थ्योरी का मतलब नाम में ही लिखा है ना, कंपनसेशन, ऐसा। ठीक है, पांचवा है आपका रिफॉर्मेटिव थ्योरी। हमारे भारत में यही थ्योरी चलता है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब किसी को रिफॉर्म करना, रिहैब करना। ठीक है, इसका मानना है कि कोई भी अपराधी जो है जन्म से अपराधी नहीं होता, उसके कोई ऐसे सिचुएशन होते हैं या कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, कोई ऐसा फैक्टर होता है जिससे वो अपराधी बनता है। ठीक है,
तो क्यों ना हम उस अपराधी को सजा देने से पहले हम उस फैक्टर के कारण को समझे और उसके हिसाब से उसके साथ ट्रीट करें, ताकि वो सुधर पाए और आगे कोई ऐसा अपराध न करे। ठीक है, तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मानना है कि कोई भी ऐसा थ्योरी है, कोई भी ऐसा ऑफेंडर है जिसने अपराध किया, ठीक है, तो उसके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करें। उसको अगर बेरोजगार था तब उसने अपराध किया, तो उसको एकदम स्किल डेवलपमेंट कराइए, उसका कंप्यूटर कोर्स कराओ, उसको दो उसको नौकरी, फिर करेगा वो, सुधरेगा वो, ऐसा। तो इसका ये मानना है कि कोई भी बंदा है जिसमें रिफॉर्म होने की काबिलियत है, उसके ऑफेंस जो था वो किसी मजबूरी में किया गया था या कोई ऐसा कारण था, तो उस कारण को चोट करते हुए उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, ना कि उसको पनिश करने की। ठीक है, तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है, गांधी जी का भी सपना यही था रिफॉर्मेटिव थ्योरी वाला, कि भाई रिफॉर्म करो सबको, अब सजा मत दो, रिफॉर्म करो। ठीक है, तो ये है आपके 5 थ्योरी पनिशमेंट के। उम्मीद है सभी को समझ में आया हो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है कौन सा है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। तो मैंने आपको अभी ही बताया था कि 6 तरीके का पनिशमेंट है हमारे भारतीय न्याय संहिता में। सबसे पहला है डेथ। डेथ कब दिया जाता है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जो होते हैं उसमें डेथ पेनल्टी दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि केस लॉ के साथ बताइए रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का, ठीक है, तो बच्चन सिंह का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का प्रिंसिपल लाया, और उसमें उन्होंने 2 प्रिंसिपल दिए, ये मिटिगेटिव फैक्टर और अग्रगेटिव फैक्टर। इसका ये मानना था कि कोई भी अपराधी अगर कुछ कोई ऐसा सिचुएशन रहा हो जिसमें वो अपराध किया हो, तो हमें उस सिचुएशन को भी कंसीडर करना है। दूसरी बात, अगर उसमें रिफॉर्म होने की गुंजाइश है तो हमें उसको भी देखना है, और फिर हमें उस अपराध की गंभीरता को भी देखना है, और सेवेरिटी क्या बोलते हैं, सिवियरिटी को भी देखना है। ठीक है, तो ये सब 3-4 चीजें जो है अगर देखने के बाद लगता है कि ना इसमें ये रिफॉर्म होने की गुंजाइश है, ना कोई ऐसा सिचुएशन था जिसमें इसने मर्डर किया हो, ठीक है, और ना ही जो है ये जो अपराध है बहुत सीवियर है, तो फिर आप उसको डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा डेथ पेनल्टी, दूसरा है हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट के अंदर 2 है, सिंपल, रिगरस, ठीक है, चौथा है हमारा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, पांचवा है हमारा फाइन, और छठा है हमारा कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। पांचवा है आपका जनरल एक्सेप्शन फॉर क्राइम्स या एग्जम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो ये जनरल एक्सेप्शन जो है आपका सेक्शन 14 से शुरू होता है आपके बीएनएस में। उस देखो, जब आप पूरा सेक्शन पढ़ोगे ना तो आप पाओगे कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें आपका इंटेंशन नहीं रहा हो, ठीक है, या गुड फेथ में हुआ हो, वो सब जनरल एक्सेप्शन में आएगा। ठीक है, 2 चीजें, गुड फेथ और आपका इंटेंशन लो हो, तो अगर ये 2 चीजें हैं तो वो 99% जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है। जनरल एक्सेप्शन का मतलब है साधारण अपवाद। इसका ये मानना है कि कोई भी अपराध आप किस परिस्थिति में करते हो, उस परिस्थिति को देखकर उस अपराध को जो है माफी योग्य किया जा सकता है। जैसे देखिए, आप जब जनरल एक्सेप्शन पढ़ोगे तो उसमें है चैप्टर 3, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन की बात करता है। उसमें सेक्शन 14 बोलता है act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law। ठीक है, nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believe himself to be bound by law। देखिए, एक एग्जांपल दिया, बहुत मस्त एग्जांपल है। ए नाम का बंदा है, वो सोल्जर है, ठीक है, सैनिक है, फायर्स ऑन अ मॉब बाय ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। उनके सुपीरियर ने कहा था कि भाई जाओ, वहां पे दंगा हो गया है, बहुत सारे मॉब वहां पे आ गए हैं, ठीक है, उन्होंने उस मॉब को इधर उधर करने के लिए फायरिंग किया, ठीक है, इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। एक तो वो जो है सोल्जर है, उसको अधिकार है कि भाई कहीं पे ऐसा दंगा हो तो उसको रोके। दूसरी बात, उसके सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था कि भाई तुम मॉब पर जाओ, मॉब को रोको, ठीक है। अगर वो ड्यूटी बाउंड है और वो कोई कदम उठाता है ऐसा, जैसे अभी इन्होंने फायरिंग किया था, तो ये अपराध होगा क्या?
नहीं होगा। ये सेक्शन 14 बोलता है। ठीक है, सेक्शन 15 क्या बोलता है? एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। कोई जज है, मैं जज हूं, ठीक है, मैंने बोला चिराग जैन को 10 साल का सजा दो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, तुम कौन होते हो जेल भेजने वाले, ठीक है, मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है क्या? जज कैसे किसी को जेल भेज सकता है? जेल तो बहुत छोटा बताया मैंने बोला कि भाई इसको डेथ पेनल्टी दे दो, ठीक है, डेथ पेनल्टी का मतलब उसका जान ले लो, जान ले लेना का मतलब क्या है? मर्डर है, बराबर। तो क्या मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जज हूं, तो मुझे किसी को डेथ पेनल्टी देने का पूरा अधिकार है, ठीक है, तो वो डेथ पेनल्टी मर्डर में नहीं आएगा, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई जज जो है जुडिशियली एक्टिंग कर रहा है और अगर वो किसी को सजा देता है, जैसे मान के चलो डेथ पेनल्टी दे दिया, तो वो जो है उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। तीसरा है, देखिए जो मेन है मैं वो पढ़ देता हूं, नहीं तो इसके अंदर 30 सेक्शन है, ठीक है, तो सबकी जरूरत नहीं है। इसके बाद है, देखिए अगला, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कोई भी आप लॉफुल एक्ट कर रहे थे, उसमें एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो एक्सीडेंटली अगर वो हो जाता है कोई अपराध आपसे, तो फिर वो भी माफी योग्य होता है, क्योंकि उसमें आपका इंटेंशन नहीं होता ना। इसका एक एग्जांपल देखिए, ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, ठीक है, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। हियर इफ देयर वाज नो want of proper caution of the part of a his act is excusable and not an offense, ठीक है। एक बंदा है जो कुल्हाड़ी चला रहा है, ठीक है, और मतलब उसको पता नहीं था कि कोई आजू बाजू में आ रहा है, ठीक है, वो ड्यू केयर के साथ चला रहा था और पता चला कि उसका जो कुल्हाड़ी का लकड़ी होता है ना, वो निकल गया और किसी को लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हुआ है वो एक बाय एक्सीडेंटली हुआ है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं किया कि वो किसी के ऊपर जाके लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो उस कुल्हाड़ी वाले का अपराध है वो मर्डर के इसमें नहीं आएगा या कोई भी अपराध उससे कारित नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन 18, एक्सीडेंट इन डूइंग और लॉफुल एक्ट। जब आप सब कुछ कौशन के साथ कर रहे थे तब आप कैसे रोक सकोगे उसको? ठीक है, अभी अगला है आपका, देखिए एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, ठीक है, ये पूछा भी गया है 2 मार्क्स के लिए। इसी को बोला जाता है डॉली इन कैपेक्स, ठीक है, लैटिन में डॉली इन कैपेक्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो कोई भी अपराध करने के लिए मतलब कैपेबल नहीं है। कैपेक्स का मतलब उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है अपराध करने की, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डॉली इन कैपेक्स। 7 साल से नीचे का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं होता है, ठीक है, और उसको माफी दी जाती है। इसी तरीके से सेक्शन 21 बोलता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज 12 ईयर्स ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सेक्शन 21 को अच्छे से समझना। सेक्शन 21 बोलता है कि कोई भी बच्चा 7 साल से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन 12 साल से अंदर का हो, तो वो भी अगर कोई अपराध करता है तो वो अपराध माफी योग्य है, लेकिन क्या? इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होगा तब, मतलब उसकी जो समझ है वो डेवलप नहीं हुई होगी तब। एग्जाम्पल बताता हूं, मेरे घर पे बच्चे आते हैं पढ़ने, मेरे घर पे जो टेबल था वहां पे घड़ी पड़ा था, ठीक है, सोने का, मस्त, मतलब घड़ी नहीं छोड़ो, मान के चलो सोने का चेन था, ठीक है। एक 11 साल का बच्चा आया पढ़ने के टाइम पर ही, जब उसने देखा कि सर का ध्यान पढ़ाई में है, वो मेरे टेबल से वो चैन उठाता है और बैग में डाल लेता है। वो गया नीचे, ठीक है, घर गया, मैं चैन ढूंढ रहा हूं, नहीं मिला मुझे। वो गया तो एक दुकान पे जाके पूछता है कि अंकल ये चैन कितने में लोगे? तो बोलता है बेटा मैं 1000 देता हूँ, जबकि वो 3-4 तोले का था, कम से कम 25-30 हजार का था, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। वो दूसरे ज्वेलरी के पास गया, बोलता है अंकल इसका कितना दोगे? तो बोलता है 2000 दूंगा। तो बोलता है अंकल देखो कितना भारी है, 2000 का है क्या? कुछ भी, ये कम से कम 2-3 तोले का है, कम से कम 30,000 का होगा, तुम बताओ कितना दोगे, ठीक है। तो बोलता है नहीं 3000 ही दूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा। वो तीसरे दुकान पे गया, उसने बोला कि भाई अंकल ये ऐसा ऐसा है,
तो दुकानदार बोला मैं इसका कम से कम भाई तुमको 20,000 दे सकता हूँ। तो बोला 30,000 का होगा, 20,000 दे रहा, ठीक है ना 20,000। वो 20,000 में बेच के वहां से निकल जाता है। ठीक है, आपको लगता है कि ये 11 साल का बच्चा इमेच्योर हो रहा होगा? एनीवन? लगता है कि ये बच्चा इमेच्योर रहा होगा जिसके पास इतना समझ नहीं? तो ऐसी परिस्थिति में उसको सजा मिले। ठीक है, 21 यही बोलता है कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 years एंड अंडर 12 years ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। इमेच्योर रहेगा तभी, अगर मेच्योर पाया जाता है तो उसको फिर सजा होगा। जैसे मेरे केस में ये बच्चा इमेच्योर था, इमेच्योर होता तो उसको तो पता ही नहीं चलता कि ये सोना का है, और कहीं भी बेच के चॉकलेट खा लेता था। वो चौथे दुकान में गया जहां पे उसको उसके मन का पैसा मिला, तो इसका मतलब है कि वो मेच्योर था। तो मेच्योर था तो उसके ऊपर थेफ्ट का जो है पनिशमेंट, अगर चोरी किया होगा तो, या अगर किसी का मर्डर भी किया होगा ऐसा मेच्योरिटी के साथ, तो फिर उसके लिए पनिशेबल होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 22, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई इंसेन इंसान है, इंसेन का मतलब जिसके पास दिमाग ना हो, पागल है। ठीक है, अनसाउंड माइंड है, तो अगर वो कोई अपराध करता है तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि माना जाता है ना भाई उसके पास दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है तो हाँ हाँ बोलिए ना। हम्म। अरे लॉयर तो बहुत कुछ दिमाग लगाते हैं, और अपने क्लाइंट को बचाने के लिए पूछो ही मत। मुझे मालूम है कि मेरी क्लाइंट जो है जानबूझ के डाइवोर्स ले रही है। मुझे मालूम है कि मेरे क्लाइंट का जो है एक्स है, और वो अपने एक्स के साथ कोर्ट आती है। ठीक है, और डाउरी हरासमेंट का केस जानबूझ के अपने पति पे कर दी है, बावजूद इसके मुझे पैसा लेके उसके पति को फंसाना पड़ रहा है। तो लॉयर का तो काम ही है पैसा लेके खेल करने का, समझे? तो ये होता है। तो कभी कभी जो है ना, मतलब आपको लगेगा कि यार इतना गलत हम लोग कैसे हो सकते हैं पैसे के लालच में कि किसी निर्दोष को हम सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा। लेकिन प्रोफेशन है, करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर बड़े बड़े बिल्डिंग में घर कैसे लेंगे, चौल में कब तक मसला ये भी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं अनसाउंड माइंड वाला है, अगर वो साबित होता है कि वो बंदा अनसाउंड माइंड था तो उसको सजा नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखिए कोई भी जो बंदा है अनसाउंड माइंड है, तो उसने जो किया उसको उसके बारे में नहीं पता होता है ना। मैंने कोई अपराध किया, ठीक है, मैंने किसी की जान ली, तो मुझे पता है कि यार किसी की जान लेना कितना गलत है। क्यों किसी का जान लेने का, क्या जरूरत है किसी को मार देने का? कितने मतलब लोग मन्नतों से मतलब मन्नतें मांगते हैं तब जन्म लेता है बच्चा, बराबर। तो हम लोग जो है ये सोचते हैं, लेकिन पागल ये सोचेगा क्या? पागल को तो पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है उससे कितने परिवार तबाह होंगे, उसके बीवी बच्चे सब सड़क पे आ जाएंगे, उसको तो पता ही नहीं है। तो जब उसको कुछ पता ही नहीं है और वो अपराध करेगा तो उसके लिए सजा उसको कैसे मिलेगी? तो इसीलिए अनसाउंड माइंड को सजा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसको ग्रेविटी और नेचर उस ऑफेंस का पता ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, जब किसी को कोई शराब पिलाता है बिना उसके सहमति के, मैं आपके साथ बार में गया, मैं शराब नहीं पीता, ठीक है, आपने मुझे फोर्स किया कि आप शराब पियो, और मैं शराब पी लिया और मैं इंटॉक्सिकेट हो गया, मुझे चढ़ गया, और मैंने जो बाहर में लड़कियां थी उसको छेड़ दिया, सपोज। ठीक है, तो क्या इसके लिए मुझे अपराधी माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले तो इंटॉक्सिकेट खुद से नहीं हुआ, मुझे जबरदस्ती पिलाया गया या मेरे कोल्ड ड्रिंक में मिला दिया गया जिसका मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो जब अगेंस्ट हिज विल मतलब मेरे इच्छा के खिलाफ किसी ने मुझे इंटॉक्सिकेट करने की कोशिश करी और मैं हो गया,
और तब कोई अपराध हुआ है तो वो भी माफी योग्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किधर गया, हाँ, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, मस्ट ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, दिस एग्रीमेंट अप्लाइज कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म which in course of such offending may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurts Z, A commit no offense। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए और जेड जो है तलवारबाजी के लिए रेडी हुआ। ठीक है, अब आपको पता है कि तलवारबाजी करेंगे तो तलवार जो है गुड फेथ में इधर से उधर हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि हम लोग खड़ ऐसे ही खेलते रहे, हो सकता है इधर उधर कहीं लग जाए। ठीक है, तो जब आप किसी खेल में सामने से एग्रीमेंट करते हो कि मुझे खेलना है, ठीक है, तो उसमें इम्प्लाइड रहता है कि उसमें अगर कोई खतरा भी होगा ना तो वो आपके लिए होगा, वो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों तलवारबाजी कर रहा था और गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से बी को लग गया। ठीक है, हल्का सा, तो क्या ए उसके ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता। बी ने कोई अपराध ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसको सेक्शन 25 का जो है प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, आप क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट देखने गए, बॉल आपके सर पे आके लग गया, आप जाओगे कि मुझे सर पे चोट लग गया, मुझे पैसा दो? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने जब टिकट खरीदा था तो आपके टिकट में वो कंसेंट पहले से इम्प्लाइड रहता है कि क्रिकेट का बॉल इधर उधर हो सकता है, अगर आपको चोट लगेगा तो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होंगी। ठीक है, तो उनको सीधा 25 का प्रोटेक्शन मिलता है। समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट है आपका सेक्शन 26, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। इसका तो सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जब आप कोई हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है, आपका कोई ऑपरेशन होता है तो आपको पता होगा कि डॉक्टरों का जो टीम होता है वो आपसे एक पेपर पे सिग्नेचर ले लेता है। वो क्या होता है? वो होता है कंसेंट लेटर कि सर हम आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, हम भगवान तो है नहीं कि आप हमारा सब ऑपरेशन जो है सफल होगा और आप ठीक हो जाएंगे। कभी कभी ऑपरेशन जो है सफल नहीं भी होता है और आदमी सीधे ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि हम पर आए कि आपने मर्डर कर दिया। तो आप यहाँ पे सिग्नेचर करो, अगर ऑपरेशन के दौरान ये मरते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, लेकिन हाँ मैं गुड फेथ में आपके जो मेरे जो मरीज हैं मैं उसका ऑपरेशन करूंगा और मैं चाहूंगा कि ये अच्छे से ऑपरेशन हो और ये बच जाए। ठीक है, तो जब गुड फेथ में कोई ऑपरेशन होता है और उससे किसी की मौत हो जाती है तो वो फिर जो है वो अपराध नहीं होता। ठीक है, तो ये सेक्शन 26 का प्रोटेक्शन डॉक्टर लोग खूब लेता है। समझ में आया? इसका एक इजी एग्जांपल ये भी है, आप जा रहे हो रोड पे, ठीक है, और रोड पर जो है ना आप ईयरफोन लगा लिए हो, पापा ने नया आईपैड वाला दिलाया था एप्पल का, आप कान में मस्त बजा के जा रहे हो और जा रहे थे, अचानक से पीछे से ट्रक आ रहा है। ठीक है, वो हॉर्न दे बजा रहा है लेकिन आप नहीं सुन रहे हो। मैं उधर से देख रहा हूँ ये किसी अमीर का ज्यादा है, कान में लगाए ठोक देगा ट्रक, निकल जाएगा पूरा। ठीक है, मैं उसको जोर से धक्का देता हूँ उस साइड से ताकि ये ट्रक जो है साइड से निकल जाए और वो भी बच जाए, नहीं तो ट्रक वाला इरिटेट होकर ठोक देगा। ठीक है, तो मैं उसको गुड फेथ में धक्का देता हूँ कि वो ट्रक से बच जाए। तो यहाँ पे जो मैंने उसको धक्का दिया है वो धक्का मेरा गुड फेथ का है। ठीक है, उसको बचाने के लिए मैंने करा था, तो ये भी जो है प्रोटेक्शन में आ जाता है कि भाई नहीं, गुड फेथ में आपके लिए किया था उसने। ठीक है, तो ऐसा समझ में आया? नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड मैंने जो बताया ना अभी वो सेक्शन 30 का बता दिया एग्जाम्पल। ठीक है, देखो सेक्शन 30 यही बोलता है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। तो मैंने यहाँ पे उसके कंसेंट के बिना धक्का मारा था ना, तो यहाँ पे सेक्शन 30 इंप्लाइड होगा। ठीक है, सेक्शन 26 और 30 में फर्क ये है कि उसमें कंसेंट लिया था
डॉक्टर ने कंसेंट तो लिया था ना आपसे कि भाई ऑपरेशन कर रहा हूं, मरोगे तो भी तुम्हारा, जियोगे तो भी तुम्हारा। लेकिन 30 में मैंने उससे कंसेंट नहीं लिया था, मैंने तो ट्रक के आते ही उसको धक्का दे दिया था। ठीक है, तो सेक्शन 30 में मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन प्रोटेक्शन दोनों में है, ये याद रखना।